यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत। सब भाई सारे बटले हो जो भाई सारे चुन्नू मुन्नू आज कई दिन बाद सूद सा बैठा है। लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ों पर। जीके प्रश्नोत्तरी चलिया कर दी। आज आप व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी टेस्ट में आकर ना खड़े हो जाए हैं कई बार व्याकरण के प्रश्न। अपना एक्सटेट है सेट आएगा आपका भविष्य में, या 8वीं 10वीं 12वीं लग व्याकरण भी बहुत ज़्यादा आवा है अपने पेपर में, उसके बारे में चर्चा करांगे। और साथ ही साथ में प्रश्नोत्तरी का रूप दिया है एक तरह से, मतलब प्रश्नोत्तरी में प्रश्न थोड़ा बहुत पूछे जाएंगे लेकिन चर्चा ज़्यादा करी जाओगी व्याकरण के बारे में। व्याकरण हमारी जो हिंदी भाषा है बहुत ही वैज्ञानिक है और अपनी भाषा है भाई। अपनी भाषा के बारे में देखो अपने प्रेम भी होना चाहिए। तो आज केवल सुरेश सोरण जी स्वागत है आपका। राम राम जी सभी को। कान्हा गौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी कश्यप जी कपड़ों वाला स्वागत है भाई सभी का। जीके प्रश्नोत्तरी की तैयारी है, व्याकरण की प्रश्नोत्तरी चलेगी। टाइम दे दिया था पहले भाई 12 बजे लाइव प्रसारण होगा। टेस्ट की तैयारी करने वाले थोड़ा सा लाभान्वित हो सके हैं। शशि भूषण शर्मा जी नमस्कार जी। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही सक्रिय शिक्षक साथी। नमन है सभी को, आपके प्रयासों को सीखते रहते हैं। रोहतास जी नमस्कार सभी को। वे हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी है, थोड़ा सा अंदर शेयर का जोटा जरूर मार दियो ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। किसी भी टेस्ट में परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आते हैं हिंदी व्याकरण से उसके बारे में कई भागों में भी हो सका है। और पहला भाग आपके सामने आज है। अंकुश केडी काकड़ोल से जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई आपका। रोहतास नैन बैरागी हमारे साथ आ चुके हैं, हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार जी सभी को। जसवीर कौशिक स्वागत है जी सभी का, जसवीर भाई। और कुशल ढोल हमारे साथ आ चुके हैं लाइव प्रसारण, स्वागत है। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है हिंदी व्याकरण में। आप व्याकरण की चर्चा करांगे, भाषा की, लिपि की, स्त्रियां की चर्चा कराया करा। और वो वर्ण जो कर एक मकान बना है, शुरू में ईंट, उसके बाद दीवार या कमरे, या फिर उसके बाद पूरा मकान, अलग अलग पोर्शन बन जाते हैं। इसी प्रकार से वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, ये मुख्य मुद्दा रवा है। और छोटी छोटी बातें कई बार आप लपेटा में ले ले हैं, कोई ध्यान मान दी। कई बार टेस्ट में आकर खड़ी हो जाए हैं तो वो सिरा कौन चढ़ दी, कौन सा वर्ण करता बोला जाए, वैसे किस किस के कितने भाग हैं उसके बारे में सारे वर्ण से लेकर चर्चा करेंगे आप सबसे पहले। तो भाषा अपनी हिंदी एक बहुत ही वैज्ञानिक है और विश्व में सर्वोपरि होने जा रही है धीरे धीरे। चाइना भाषा के लोग बोलने वाले सबसे ज़्यादा है लेकिन वो एक जगह पर है, लेकिन विस्तारित रूप में पूरे संसार में देखा जाओ तो हिंदी भाषा 56 करोड़ लोगों के द्वारा बोली समझी जाती थी। ये आंकड़ा थोड़ा सा है तो पुराना, लेकिन विश्व में दूसरे नंबर पर है। इंग्लिश को भी इसने पछाड़ दिया है। और हिंदी भाषा से हमें अपने प्यार होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। बारू गोयल जी, संजय शर्मा जी स्वागत है भाई आपका, हार्दिक अभिनंदन है। जय जवान जय किसान। और हिंदी व्याकरण के बारे में आप पहला प्रश्न आपने सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले भाषा के कितने रूप हुए हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं ये बताना है आपने। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लाइव प्रश्न में थोड़ा सा शेयर का चोटा जरूर मार दें भाई। हिंदी व्याकरण के ऊपर ही आधारित है सारी की सारी आज की प्रश्नोत्तरी। और भाषा के कितने रूप होते हैं ये पहले प्रश्न का जवाब आपने देना है। देखते हैं कौन सा देगा भाई। भाषा के कितने रूप होते हैं, नहीं जवाब आता है तो विस्तार से चर्चा करी जाओगी, समझाया जाओगा सभी विद्यार्थियों को। विद्यार्थी ही जुड़े, बाकी थोड़ा सा बड़े साथी भी जुड़े हुए हैं, बच्चों को पास में जरूर बुला लें। जसवीर कौशिक ने 3 बताया है। राकेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाट हरियाणवी हमारे साथ आ चुके हैं लाइव प्रसारण में, स्वागत है भाई। हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज के ऊपर भी, फेसबुक और साथ में यूट्यूब चैनल पर भी चलते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं देखते हैं कौन सा सही रूप जवाब देगा। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, लिखित और मौखिक। एक गौण रूप हुआ है सांकेतिक, यानी कि आप अपनी बात दूसरे ने समझाना चाहवा है या दूसरे की समझना चाहवा है, या तो लिख के देवांगे या बोल कर बतावांगे। लेकिन एक संकेतों के द्वारा भी गौण रूप माना जावा है, मुख्य रूप 2 है। रणवीर खंडस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई जी आपका।
राम राम राकेश भाई, सभी को हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थी जरूर जुड़े भाई, लाभ जरूर उठावें। 3 या 4 भागों में हिंदी व्याकरण की सारी मतलब चाहे संधि हो, समास हो, छंद हो, अलंकार हो, रस हो, या फिर आपके जिस भी प्रकार का टेस्ट में आता है मटेरियल, वो आपको मिलेगा यहाँ पर लाइव प्रसारण में हिंदी व्याकरण का। बारू गोयल जी 3 रूप बता रहे हैं। नमस्कार बड़े भाई कह रहे हैं राजकमल भट्ट जी, स्वागत है भाई आपका। बलजीत सिंह जी लाइव प्रसारण में स्वागत है। 2 लिखित और मौखिक, शशि भूषण जी ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। और बच्चे भी साथ में, विद्यार्थी ध्यान दें भाई, भाषा के 2 रूप हुए हैं, लिखित और मौखिक। या तो लिख के सुना हाँ, समझा हाँ, या बतावा अपनी बात, या फिर बोल कर न। सांकेतिक रूप गौण रूप हुआ है, जो कभी आदिवासी मनुष्य होया करता, उस टाइम पे शुरुआत में ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखा करता। वीरेंद्र गोयल जी गुड आफ्टरनून, सभी को स्वागत है आपका। दिलीप कुंडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षक संघ के बहुत जागरूक शिक्षक साथी। नमस्कार साथी। लिखित और मौखिक 2 रूप हुआ है। पहला प्रश्न का उत्तर सही दिया है कईयों ने और जीनियस बने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भाषा के जो दो रूप बताए आपने, लेकिन भाषा का जो लिखित रूप है, भाषा का जो लेखन करते हैं हम, उस जो वर्णों की बनावट होती है, जैसे आपने कोई चीज लीप दी, चूल्हा चौका लिपा हाँ पे कोई भी चीज, मांडा हाँ यानी कि कली करा हाँ, रंग करा हाँ, तो इस तरह जो वर्णों को लिखा हाँ पे, उस लिखने वाले रूप को किस रूप में लेंगे हम, यानी कि भाषा का लिखित रूप किन वर्णों के द्वारा दर्शाया जाता है, आपने बताना है। जैसे हिंदी की यानी कि क्या कहते हैं उसको, भाषा के लेखन रूप को, वर्णों के लेखन रूप को क्या कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भाषा का जो लेखन रूप है वो किस रूप में दर्शाते हैं, क्या नाम दिया जाता है उसको। मौखिक रूप तो हम बोल रहे हैं, आप सर में बतला रहे हैं। बलजीत धमारा जी, केवल हिंदी व्याकरण सीखनी है ही, जिसकी रुचि है वो जुड़े रहे साथियों, क्योंकि केवल हिंदी व्याकरण के बारे में कई बार ऐसे टॉपिक आ जाते हैं अपने को टेस्ट में, तो आपने दिक्कत ना आवे। हर एक स्वर, व्यंजन, वाक्य, वर्ण, या फिर आगे भविष्य में जैसे कोई छंद है, अलंकार है, समास है, संधि है, रस है, या आपने थोड़ा सा बड़े लेवल की भी हिंदी व्याकरण की तैयारी करनी है, तो 3 या 4 भागों में लाइव प्रसारण में आपको पूरी व्याकरण बता दी जाओगी। रणवीर घनघस जी, स्पष्ट बताओ कितने हैं जी। स्पष्ट 2 है मुख्य रूप से, लिखित और मौखिक, लेकिन गौण रूप अगर देखा जाए, गौण रूप अपना सांकेतिक भी होता है। हाँ, भाषा का जो लेखन होता है वो किसके रूप में दर्शाया जाता है, लिपि के रूप में दिखाया जाता है। भाषा के मांडने को, भाषा के लेखन को वर्णों के द्वारा दिखाते हैं, चिन्हों के द्वारा दिखाते हैं, उसको लिपि कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वीरेंद्र गोयल आईडी से और राजकमल भट्ट आईडी से, शशि भूषण जी, सभी ने, रणवीर घनघस जी, सभी ने सही जवाब दिया है, जीनियस बने हैं, बधाइयां हो आपको इसके लिए। मोहित भारद्वाज जी लाइव स्वागत है आपका। सुरेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यवान चाहर जी, जुड़ने वालों का कोई घाटा नहीं है, बिल्कुल प्यार से, और शेयर की थोड़ा हाथ जोटा जरूर मार दियो भाई, ताकि बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लाभ मिल सके इसके लिए। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो हमारी हिंदी भाषा की बात करेंगे यहाँ पे, हिंदी भाषा में वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। जो वर्ण होते हैं, सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जैसे अपने मकान में ईंट हुआ है सबसे छोटी इकाई, तो इसी तरह सबसे छोटी इकाई वर्ण है जो भाषा में, हिंदी में, वो कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। पलवल से मोहित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर घनघस जी धन्यवाद, आप जो जुड़ रहे हैं, और थोड़ा सा शेयर का जोटा जरूर मार दें भाई, आगे जरूर बांट दें। थोड़ा सा ज्ञान का बरोटा है रिकेश का अपनो फेसबुक पेज पे ऊपर, और हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, इसी तरह से मैथ की स्पेशल भी हो सकता है लाइव प्रसारण, इसी तरह से अपना इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, या जीके है, या फिर अपना रीजनिंग है, इस तरह के हर एक टॉपिक वाइज भी आपको लाइव प्रसारण देखने को मिलेंगे भविष्य में। और यही सारे लाइव प्रसारण आपको यूट्यूब चैनल पर भी बाद में संकलित मिलेंगे। सैकड़ों की संख्या में प्रश्नोत्तरी जीके की वो लाइव हो चुकी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। वर्णों के बारे में चर्चा चल रही है, भाषा में वर्ण हुए हैं, और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण यानी कि मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं वर्ण के। हिंदी व्याकरण की बात कर रहा हूँ, संस्कृत में वर्ण 3 प्रकार के हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में वर्ण कितने प्रकार के हैं। विजेंद्र दैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जज्जर से शिक्षक साथी, नमस्कार है सभी को। इसका मतलब हमारे साथ विपुल और पीयूष सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। और देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। संडे का
दिन था, खाली बैठे थे तो सोचा केवल हिंदी व्याकरण के एक दो फोन आए, लाइव प्रसारण क्यों नहीं आ रहे, तो भाई आ जाते हैं एकदम ले, नहीं तो कोई योजना भी नहीं थी आज की तो, बल्कि लेकिन एक दो आह्वान किया, किसी विद्यार्थी ने जुड़े, बहुत बढ़िया। अविनाश जी, अवनेश परिहार जी, अवनेश परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण में, स्वागत है। एन के वर्मा जी, देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, किसी का जवाब बच्चे का नहीं आया अभी लग विद्यार्थी का, विद्यार्थियों को जरूर बुला लें भाई, बड़ों के इतने काम की बात, हालांकि शिक्षक साथियों के तो है, बड़े भी सुन ले, बढ़िया है, अभिभावक भी पास में बैठे उनको सिखाने पड़ जाए, जैसे मान लिया कहीं गलती लगी हुई हो, लेकिन विद्यार्थियों के काम की बातें हैं। और थोड़ा सा शेयर का जोटा जरूर मार दें, थोड़ा सा साथियों, शुरू में शेयर हो जाएगा तो पोस्ट उठ जाती है, उसके बाद और भी विद्यार्थियों को बहुत लाभ होता है। सतपाल शर्मा लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। मोहित भारद्वाज जी 3 बता रहे हैं, 3 संस्कृत में होते हैं वर्ण के जो रूप हैं, भेद हैं, वो स्वर है, व्यंजन है और एक प्लुत होता था संस्कृत में। कृष्ण राठी जी हमारे बच्चों के गुरु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है जी आपका। लेखन के आधार पर 45 बता रहे हैं। और वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, ये 2 भेद बताने हैं, भेद बताना था। वर्णों के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। और प्लुत है वो जो संस्कृत में होया करता, जिसका उच्चारण है हर्षव स्वर से 3 गुना लाग्या करता मूल स्वर से। उच्चारण के आधार पर 52 है बता रहे हैं प्रकार, जो सभी वर्णों को अलग अलग संख्या बता दी है, राजकमल भट्ट जी ने 52 बताया है। तो मोहित भारद्वाज जी 49 बता रहे हैं। प्रदीप शर्मा जी ये वर्णों की संख्या बता दिया आपने, वर्णों के प्रकार बताने थे, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, स्वर के कितने भेद हुए हैं, क्रमानुसार लेकर चलांगे, बिल्कुल जड़ से लेकर के। स्वर के कितने भेद होते हैं, देखते हैं कौन सही जवाब देगा। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के मुख्य रूप से स्वर व्यंजन वर्ण हो गए अपने, और स्वर के कितने भेद हुए हैं इसके आपने बताना है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हिंदी में 2 प्रकार के, अवनीश जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। शिल्पा बादल जी हमारे को लाइव प्रसारण में देख रहे हैं, स्वागत है जी आपका बादल जी। और प्रदीप जैन जी हार्दिक अभिनंदन है आपका। स्वर 2 प्रकार के, जैसे आपने बताया है, हर्षव और दीर्घ 2 प्रकार के, मूल स्वर भी कहते हैं हर्षव को, 4 होते हैं ये, इनकी संख्या उपभेद हो जाएंगे, अ इ उ री, ये 4 हर्षव स्वर हुए हैं जिनको मूल स्वर भी कहते हैं। और वैसे स्वर 2 प्रकार के हो गए, कौन से, हर्षव और दीर्घ। एक प्लुत होया करता जो वो संस्कृत में होया करता, उसको निकाल दिया गया है, हिंदी ने मान्य नहीं किया है। प्रदीप शर्मा जी 2 सही उत्तर दिया है बिल्कुल। और 33-16 बता रहे हैं, 49 मोहित भारद्वाज। विजेंद्र दहिया जी 2 प्रकार के, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। पीयूष ने बहुत बढ़िया अच्छा उत्तर दिया है, जीनियस बने हैं, बधाइयां हूं आपको इसके लिए। सुनील राठी जी हमारे साथ लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं। रामेर गोहित जी थोड़ा सा शेयर का जोटा जरूर मारते हैं, बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण के बारे में प्रश्नोत्तरी है आज की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो अपना व्यंजन हुआ है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन के भेद बताइए। जैसे स्वर के भेद थे अपने, वैसे ही व्यंजन के भेद हैं। स्वर 2 प्रकार के हैं, हर्षव और दीर्घ, हिंदी व्याकरण की बात कर रहा हूं मैं, संस्कृत की नहीं कर रहा हूं। और व्यंजन के प्रकार बताइए, व्यंजन के भेद बताने हैं आपने, कितने भेद होते हैं व्यंजन के हिंदी व्याकरण में, मान्य भेद बताना है। जो कई बार अपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मानक हिंदी व्याकरण है उसमें जो मान्य है और वही आके खड़े हो जाते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। सीमा नरवाल जी स्वागत है आपका। वीरेंद्र दहिया जी 2 प्रकार का बताया आपने। राजकमल भट्ट जी हर्षव, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार का ले गए हैं कमल जी। तो प्लुत संस्कृत में होया करता, हिंदी में केवल 2 प्रकार के हैं स्वर, हर्षव और दीर्घ। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं ये बताना है। हिंदी व्याकरण में देखते हैं कौन सा जीनियस बढ़ेगा भाई, हिंदी व्याकरण का आचार्य माना जाएगा उसको, अगर कोई विद्यार्थी इसका जवाब दे वैसे। और मानक हिंदी व्याकरण हुआ है अपनी भाई, जो 6ठी से 8वीं लगा है, और एक थोड़ा सा बड़े लेवल की हुआ है 9वीं 10वीं में लगा है। इन सभी का अध्ययन करें विद्यार्थी। देखो जे आपने हिंदी व्याकरण नहीं आओगे तो कोई ऐसा तो थोड़ा ही है कि भाई अमेरिका में या जापान में लोग पढ़ेंगे उसको, या फ्रांस के लोग हिंदी व्याकरण के हर्षव दीर्घ के बारे में जानेंगे। तो ये देखो हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा है उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए, विरासत के रूप में मिली है, धरोहर है अपनी एक, और उस धरोहर को आगे बढ़ाने का और सीखने का हमारा कर्तव्य बना है प्यारे विद्यार्थियों। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं इसका जवाब अभी नहीं आया है। व्यंजन मुझे ही बताना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी विद्यार्थी जवाब दे जो जुड़े हुए हैं साथ में, मेरी कक्षा के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और देखते हैं कौन सा विद्यार्थी सही तरह से जवाब देगा। व्यंजन के कितने भेद होते हैं,
लाइव प्रसारण हरिकेश का अपनो फेसबुक पेज पर कई दिन बाद सुत सा बैठा है। व्यंजन के 4 भेद बता रहे हैं। मोहित पासीराम जी पासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव प्रसारण में स्वागत है शिक्षक साथी आपका। बच्चों को पास में बैठाओ भाई, थोड़ा 10-20 मिनट आधा घंटा जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा बच्चों को। संदीप सिहाग हमारे साथ लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं। व्यंजन के भेद बताने हैं आपने। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि भेद बताइए व्यंजन के। तो व्यंजन के भेद अभी तक नहीं आया है, तो 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। 4 बता रहे हैं अवनीश जी, 4 बता रहे हैं हमारे साथी। 3 प्रकार के व्यंजन हमारे होते हैं, जैसे स्पर्श होते हैं। स्पर्श मैंने छूना, कहीं न कहीं मुंह में कोई न कोई अंग आपस में छुआ है, वो स्पर्श हुआ है। क से लेके मैं तक, क ख ग घ अंगय। अंगय होता है विद्यार्थियों, ये उच्चारण इसका अड़य नहीं होता। कभी ये सोचो क ख ग घ अड़य ऐसा बोल दो, तो क ख ग घ अंगय कंठ से उच्चारण होता है, कंठ्य बोलते हैं इनको। इसी तरह च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब ब म, ये 25 अपने स्पर्श होते हैं। और 4 अपने अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है बीच के, जैसे य र ल व, य र ल व, ये 4 अंतस्थ हैं। और 4 अपने ऊष्म होते हैं। गुड आफ्टरनून, एस डी कुमार जी हमारे साथ लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं। हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के चर्चा कर रहे हैं, विद्यार्थी जुड़े। और श श श है 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। आपने बताना है व्यंजन के 5 भेद होते हैं। राजकमल भट्ट जी बता रहे हैं व्यंजन के 5 भेदों में फिर आगम व्यंजन आ जाएंगे, या फिर आप अगर इसका उच्चारण के हिसाब से या फिर आप व्यंजनों के किसी और तरह से आप इसके भेद कर रहे हैं तो 5 बता सकते हैं। लेकिन व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद हो गए, स्पर्श, अंतस्थ और व्यंजन। ये किसी भी टेस्ट में पूछा जाता है तो आपने 3 बताना पड़ेगा, मजबूरी है अपनी। राजेश सेवाल जी, राम राम जी सभी को। लाइव प्रसारण में बच्चों को पास में बिठाओ भाई। थोड़ा सा बैठे थे, हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा स्वर के भेद हमने कर लिए हैं। आपने हर्षव और दीर्घ ये रूप होते हैं, ये लिखना है। और हर्षव 4 होते हैं, दीर्घ 7 होते हैं, ये रूप लिखना है। फिर उसके बाद हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं। व्यंजनों में हमारे 3 भेद हो गए, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ऊष्म 4 होते हैं। श श गर्म हवा बाहर निकले, श श श है। और अंतस्थ का मतलब होता है बीच के, जिसके यह रह हुआ है, ये ऐसे लगते हैं जैसे लिखने में तो व्यंजन है लेकिन बोलने में स्वर जैसे लगते हैं। और स्पर्श होते हैं 25। तो कुल मिलाकर के 33 व्यंजन हो गए हमारे। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है जो वो 4 वर्णों को और मानता है जो बाहर से आए हुए हैं, अड़ और है, इस तरह से। संयुक्त अक्षर कहाँ गए? संयुक्त जो वर्ण होते हैं अविनाश जी, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, और संयुक्त का कोई घाटा नहीं है। जैसे व्यक्ति बोल दिया, प्रेम बोल दिया, तो यही तो हमारे अंदर की जो थोड़ी सी जैसे कहीं कहीं गलतफहमियां होती हैं विद्यार्थियों के अंदर, अच्छी तरह से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है तो वो कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो संयुक्त वर्ण होते हैं हमारे संयुक्त क्षेत्र, ज्ञ और द्य है, श्र है। ये 5 विशेष आकृति होती है, बाकी के संयुक्त वर्णों का कोई घाटा नहीं है। जैसे प्रेम बोल दिया, प्यास बोल दिया, या व्यक्ति शब्द बोल दिया, या जैसे कोई और प्रदर्शनी बोल दिया, उसके अंदर जो आधा और पूरा यानी कि हलंत और पूरा जो वर्ण मिले हुए हैं वो सारे के सारे संयुक्त होते हैं। और संयुक्त वर्ण कोई विशेष भेद नहीं होता है। राजेश कुमार जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। और 33 बता रहे हैं। राम राम भाई जी, उग्रसेन जी जाखड़, विद्यार्थियों को पास में बिठाओ भाई। चूल्हा न्योद है सारा टाबर की, बिल्कुल। अंतस्थ 4 होते हैं, यह रह हुआ है। आपने बताना है अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अर्ध स्वर कौन से वर्ण होते हैं? विशेष आ जाता है टेस्ट में कई बार। पीयूष झज्जर से ध्यान दे भाई, 5वीं क्लास में है पीयूष, और आपने इसकी तैयारी रखनी चाहिए विद्यार्थियों को। जो हमारा अर्ध स्वर होते हैं वो कौन कौन से वर्ण होते हैं? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। कौन सा विद्यार्थी देखते हैं सही जवाब देगा। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? ऐसे 2 वर्ण है हमारे जिनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनकी एक विशेषता होती है वर्णों की। अकबे ये इनको अर्ध स्वर क्यों बोला? तो अर्ध स्वर किसे कहते हैं ये देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा, व्याकरण आचार्य माना जाएगा जो बोलेगा सही जवाब देगा। व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये बता चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अर्ध स्वर किसे कहते हैं, कौन सा है? हिंदी ने सिर्फ 4 को मान्यता दी है, व्यंजनों में गिना जाएगा, ये बता रहे हैं अविनाश जी। जो अक्षत्र, ज्ञ, श्र और द्य है हमारा, ये हमारे संयुक्त वर्ण हैं। और संयुक्त वर्ण स्वर भी होते हैं, जैसे अय, औ, ये भी संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं इनको।
जो संयुक्त अक्षर होते हैं वैसे तो कमी नहीं है किसी की भी, लेकिन जो ये चार हैं इनका एक विशेष रूप धारण कर लेते हैं। ये संस्कृत की बात हो चाहे अपने हिंदी की, आगम वर्ण भी होते हैं। तो अवनीश परिहार सही जवाब दिया है बिल्कुल, यह और वह। मोहित भारद्वाज सही उत्तर दिया है, यह और वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया है, जीनियस बने आप इसके लिए, बहुत बढ़िया बधाइयां हो आपको। यह और वह को अर्ध स्वर कहते हैं, यह और वह जो अंतस्थ भी होते हैं और अर्ध स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। आपने बताना है जो पार्श्विक वर्ण होता है, पार्श्विक वो कौन सा होता है, पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है। कई बार पेपर में आकर खड़े हो जाइयो, अर्ध स्वर किसे कहते हैं, यह और वह को कहते हैं। उगर सेन जाखड़ ने सही जवाब दिया आईडी से। आपके पास जीनियस बच्चा बैठा हुआ है, बधाइयां हो आपको, और अच्छी तैयारी करें आगे भी। तो देखते हैं आगे और कौन सा जवाब देगा सही। यह और वह अर्ध स्वर कहते हैं, सही है बिल्कुल। अगले प्रश्न का उत्तर देना आपने, पार्श्विक वर्ण कौन सा है, पार्श्विक वर्ण अर्ध स्वर सही है, यह और वह। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, जिसने बार बार फोन किया था वो तो अभी जुड़ा है, वतन बनभोरी। 2-3 बार फोन किया कि भाई आज लाइव नहीं आई, लाइव नहीं, ले भाई आ गए, आप भी लेट हो गई, देख लो हम तो 12 बजे के लाइव बैठे हैं। तो देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी चल रही है आज केवल, और गहराई से कोई न कोई आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, जो 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं में विद्यार्थी पढ़ते हैं, नई नई चीजें जरूर सीखने को मिलेगी। समझाने का, चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा प्रश्नोत्तरी की बजाय। मैं कोई आपका टेस्ट लेना नहीं चाहता, मैं आपको एक क्लियर करवाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट अवधारणा है जो अपने संपत्ति हैं अपने वो क्लियर हों, जिसमें जीव तालु को छुए। हाँ, मुकेश कुमार आईडी से सही जवाब आ चुका है, लाइव प्रसारण में आते ही सही जवाब दिया है बिल्कुल मोहित भारद्वाज, जिसमें जीभ तालु को छूती है। यानी कि तालु को तो नहीं कह सकते, जो दांतों को छूती है लेकिन हवा पास में से निकल जाती है, उसको पार्श्विक वर्ण कहते हैं। जैसे लय, लय में जीभ ऊपर मिल जाती है और साइड में से हवा निकलती है, इसके नाम पार्श्विक पड़ गया। टेस्ट में आया हुआ है, एचटेट में, पार्श्विक वर्ण छांटिए, 4 में से 1 दे देते हैं, तो इस तरह से हमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए लय हमारा पार्श्विक वर्ण है। बहुत अच्छा जवाब दिया है मुकेश कुमार जी और अवनीश परिहार जी, सही जीनियस बच्चे बैठे हैं आपके पास। बलजीत आईडी से सही जवाब आ चुका है, वतन बनभोरी आते ही छक्का मार दिया, बहुत बढ़िया। लय होता है हमारा, पार्श्विक वर्ण होता है, बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न का जवाब इसी वर्ण के भेदों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने बताना है प्रकंपित वर्ण कौन सा होता है। प्रकंपित, ये विशेषता आ जाती है कई बार टेस्ट में, अपने ग्राम सचिव में है, या अपना कलरक का टेस्ट है, एचटेट है, या HSSC लेवल का, हरियाणा लेवल का, पटवारी का, या इस तरह की कोई चीज हो तो उसमें आकर के खड़ी हो जाती है और फिर हमें कड़ियां गिनने लग जाते हैं। तो इसलिए समस्या ना आए, इसलिए हम दोहराई पुनरावृत्ति कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपने बताना है प्रकंपित वर्ण कौन सा हुआ है अपना। अनूप सिंह सरोया हमारे साथ लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं। एडवोकेट SD कुमार जी लाइव प्रसारण में सही जवाब दिया है बिल्कुल। बच्चे ने आपके पास जो बैठा हुआ है जीनियस है SD कुमार जी बच्चा। लय पार्श्विक वर्ण होता है, ये विशेषता होती है इसकी, पार्श्विक है ये। और अर्ध स्वर यह और वह को कहते हैं। अंतस्थ यह लय होते हैं, उसमें श है होते हैं, और स्पर्श कैसे लेकर के मैं तक 25 होते हैं। और अगला आपके सामने है प्रश्न, प्रकंपित वर्ण किसे कहते हैं। वेरी गुड मोहित भारद्वाज और अवनीश कुमार के पास जीनियस बच्चे बैठे हैं, तो वही सारी प्रश्नोत्तरी तुम्हारे नाम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्रकंपित वर्ण, लुंठित वर्ण क्या है, र होता है हमारा, जिसमें जीभ बार बार कांपती है। जीभ का अगर आपस में जैसे मतलब ऊपर नीचे इतनी गति होती है जीभ की, जैसे बिजली किसी तेज गति से ऊपर नीचे होती है जीभ, और उसमें उसको प्रकंपित कहते हैं। तो र हमारा क्या होता है, प्रकंपित होता है। अंग्रेजों ने तो र बोलना भी नहीं आता, वो ए बोलते हैं इसको। कार, कार को का बोलते हैं, यानी कि कहने का अर्थ क्या है, र उनसे बोला ही नहीं जाता, देसी बाजरा खाकर र बोला जा सका है। वतन बनभोरी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है, र हमारा प्रकंपित होता है। तो व्यंजनों के उपभेदों की बात कर रहे थे हम। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हमारा जो तय है, तय ये कहां से बोला जाता है, तय तलवार। तय तलवार वर्ण कहां से बोला जाता है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। जीनियस को बधाइयां भाई, आपने सही जवाब दिए हैं पीछे। तय हमारा कहां से बोला जाता है, देखते हैं सही जवाब पर आपको व्याकरण के अच्छे आचार्य माने जाओगे। तय वर्ण, तय तलवार कहां से बोला जाता है, उच्चारण के हिसाब से अकु है विसर्ग कंठ, ए आ क ख ग घ अंग,
और है और अह ये कंठ से बोले जाते हैं। इचु यस तालु यानी कि च वाली लाइन ई ई य और श ये तालु से बोले जाते हैं। तो इसी तरह आपने बताना है तय तलवार, तय कहां से बोला जाता है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। जगदीश नेहरा जी लाइव प्रश्न में स्वागत है आपका। और सेन जाखड़ जी सही जवाब दिया, विजेंद्र दिया, पीयूष ने सही जवाब दे दिया है बिल्कुल। मुकेश कुमार जी ने जो प्रकंपित या लुंठित वर्ण होता है अपना र होता है सही जवाब दिया है बिल्कुल। और मुकेश कुमार जी सही जवाब आ चुका है बिल्कुल। तय, तय तलवार दंत से बोला जाता है। जीभ की नोक दांत जहां से पैदा हुआ है ऊपर ले आपने वहां लगनी चाहिए। और ये सूत्र बनता है संस्कृत में तुलसी दंत। त थ द ध न ल और स सपेरा बड़ा स ये दांतों से बोले जाते हैं। अवनेश जी तालु से तो नहीं है। तय तलवार ये हमारा मेहर सिंह जी लाइव प्रसारण में स्वागत है। महावीर सिंह जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। मोहित भारद्वाज दांतों से बोला जाता है, बहुत बढ़िया। पासीराम जी दंत से सही जवाब दिया है। अनूप सिंह ने तालु बताया। अब तालु से तो हमारा इचु यस तालु ई ई च छ ज झ य श ये बोले जाते हैं। तो तय हमारा कहां से बोला जाता है, दांतों से। ये उच्चारण स्थान कई बार पेपर में आके खड़े हो जाए, निम्नलिखित में से 4 वर्ण दे देंगे और उनमें से ये बताइए ये कंठ से कौन सा बोला जाता है या मूर्धा से कौन सा बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मूर्धा से बोले जाने वाला रेटू रस मूर्धा होता है। विनोद जांगड़ा जी स्वागत है आपका। उग्रसेन जी दंत सही उत्तर दिया है बिल्कुल। तय दंतों से बोला जाता है, यानी कि दांत जहां से पैदा हुआ है वहां से बोला जा हुआ है तय हमारा। बहुत बढ़िया सही उत्तर है बिल्कुल आपका, सही जवाब दिया है, बधाइयां हूं आपको इसके लिए। और वर्णों की जहां तक बात करें, थोड़े थोड़े प्रश्न कई बार और आ जाते हैं। आपने जैसे अगला प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। विजेंद्र दिया जी दंत सही उत्तर है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने, जो वर्णों का सार्थक मेल होता है, सार्थक की बोला मैंने, निरर्थक नहीं। जैसे ईंटों के ढेर को हम मकान नहीं कह सकते। प्यारे विद्यार्थियों अगर जुड़े हुए कान खोल के सुन लें, ईंटों का ढेर जुकर मकान नहीं बन सकता। ईंटों को एक तय में जमाया जाता है, दीवार बना जाती है, तब मकान कहलाता है, दीवार कहलाती है। तो जो वर्णों का एक सार्थक समूह होता है उसको क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। एक होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह, एक होता है सार्थक समूह। व्यवस्थित का मतलब व्यवस्था में कर्मानुसार लगाए जाते हैं। ए के बाद आ बोलते हैं, आ के बाद ई बोलते हैं, इसी तरह क के बाद ख बोलते हैं, ग बोलते हैं, ये व्यवस्थित है। और मैंने सार्थक पूछा है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। कई विद्यार्थियों थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान दें तो ये हिंदी व्याकरण कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कईयों के जो, हाँ अवनीश जी बहुत बढ़िया, जीनियस बने आप, बधाई हो आपके लिए इसके लिए। मुकेश कुमार जी बहुत बढ़िया है बिल्कुल। मोहित भारद्वाज कमाल कर दिया भाई, सभी जीनियस बैठे हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा वाक्य तो थोड़ा सा बड़ा लेवल हो गया। राजेश सेवाल जी आपके पास जो बच्चा बैठा हुआ है, वाक्य शब्दों के मेल को कहेंगे। और सुनील राठी जी सही जवाब दिया है बिल्कुल बच्चे ने आपके पास जो बैठा हुआ है। सुखविंदर शोरन हमारे साथ लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई साहब आपका। छोटे भाई जुड़ चुके हैं हमारे पास, खिलौने साथी सुखविंदर शोरन स्टाफ के सदस्य रहे हैं हमारे। पासीराम जी स्वागत है आपका, सही जवाब दिया है बिल्कुल लाइव प्रसारण में। और वर्णों के सार्थक जो समूह है उसको शब्द बोल लेंगे। उग्रसेन जाखड़ जी बच्चे को थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है, कोई बात नहीं। वाक्य तो शब्दों के समूह को बोल लेंगे, लेकिन वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोल रहे हैं। थोड़ी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो यार हिंदी व्याकरण। आई बचले सारा ही बता दूं, जो टेस्ट की तैयारी करनी है हिंदी व्याकरण के लिए 7 दिन का कोर्स है, यू सारा 7 दिन का। 8वां दिन को लगा हिंदी व्याकरण में, कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आवे। अगर आप 7 दिन लगातार अभ्यास कर ले तो 5-7 दिन अच्छी तरह से आप हिंदी व्याकरण के नज़दीक लगिए, डरिए मत, और किसी भी टेस्ट में आप कामयाब हो सकते हैं। थोड़ा सा वतन मनभोरी विद्यार्थी है, बहुत बढ़िया। और वाक्य उत्तर दे रहा है, वाक्य तो शब्दों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को। जैसे ईंटा का समूह न दीवार या एक कमरा बोलेंगे, लेकिन कमरों के समूह जैसे रसोई घर है, लैट्रिन बाथरूम है, आंगन है, सब कुछ आ गया उसमें, तो हमारा क्या हो गया, वो एक मकान हो गया, घर हो गया। तो ये वाक्य बन गया शब्दों से, और वर्णों से शब्द बनते हैं। ये चर्चा करने के लिए प्रश्नोत्तरी की है आज लाइव प्रसारण। ये ज़्यादा मैं प्रश्न कम पूछना चाहता हूँ और चर्चा ज़्यादा करना चाहते हैं।
जो हमारे हिंदी भाषा में जो वर्ण है 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के भेद पूछ लिए, 2 प्रकार के, हर्ष और दीर्घ। प्लुत होता था संस्कृत में हुआ करता। और व्यंजनों के भेद 3 हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म है। और उसमें भी अलग अलग पूछ लिया, अर्धस्वर है, लुंठित है, प्रकंपित है या फिर पार्श्विक है, ये इस तरह के भेद आ जाते हैं कई बार। अगला प्रश्न आपके सामने आया था, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सही उत्तर दिया है बच्चे ने, उग्रसेन जाखड़ जी, सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही है, विद्यार्थी जीनियस बने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, शब्दों के भी कई ढाल के भेद हैं। जो ये शब्द बने हैं, जैसे किसी ने पानी बोला होगा, लिखा होगा कहीं न कहीं, या जैसे गिलास लिखा होगा, कहीं किसी ने पुस्तक शब्द है कहीं से निकला है, कहीं किसी ने कपास है, मकान है, रोटी है, कपड़ा है, ये शब्द आए कहाँ से आए? तो इनके आधार पर शब्दों के कई भेद हो जाते हैं। कहीं तो जैसे कहाँ से निकले हैं उसके आधार पर, किस भाषा से आए हैं उसके आधार पर, इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर, यानी कि कहाँ से उनकी बनावट हुई है उसके आधार पर। तो इस तरह से हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा आपने बताना है उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास या स्रोत। 4 शब्द बोल रहा हूं मैं। उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद बताइए, जीनियस कहलाइए। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। वर्णों के बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा कर ली है। वैसे इसमें वर्ण विच्छेद है या फिर जैसे अपना जो उच्चारण स्थान है उसके आधार पर और भी आगे व्याख्या हो जाती है। संयुक्त अक्षर किस किस से बन रहे हैं, अक्षय में कौन कौन से वर्ण, इस तरह के कई प्रश्न पैदा हो जाते हैं। लेकिन आगे क्योंकि कुछ साथी अपने कीपैड अपने इंग्लिश में रखते हैं, और अगर मैंने पूछ लिया जैसे अक्षय का वर्ण विच्छेद कराओ तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने मतलब शब्दों को ले लिया है। अब उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद बताइए, कितने भेद होते हैं शब्द के? उत्पत्ति, उद्गम एक के नाम है, जुगर जल और पानी एक की बात हो ऐसा है। तो इसी तरह उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत या इतिहास, इसके आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा, जीनियस बनेगा कौन सा। देखते हैं। वतन मनमोहरी 3 बता रहे हैं, मुकेश कुमार जी 3 बता रहे हैं। थोड़ा सा और सुधार करें भाई, 3 तो नहीं होते। पासीराम जी 3 कैसे हो गए? उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास या स्रोत के आधार पर। अगर किसी बच्चे ने नहीं आता तो हम चर्चा कर रहे हैं भाई, ज्ञान बढ़ाने के लिए बैठे हैं। मतलब आपस में एक दूसरे से सीखने को मिलता है, मैंने आपसे सीखने को मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, आपने मेरे से। तो चर्चा करेंगे हम इसके ऊपर। 4 भी नहीं होते मोहित भारद्वाज जी, 5 मुख्य भेद होते हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब कहाँ से निकला हुआ, इतिहास बताया जाए शब्द का, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड कैसा है। तो 5 प्रकार के शब्द हैं। जैसे तत्सम, तत्सम मैंने, तत् मैंने वह, सम मैंने समान, उसके समान। किसके समान? हमारी हिंदी भाषा संस्कृत लकड़ी ओडिश है, संस्कृत की बेटी से हिंदी, और वह संस्कृत उसकी माँ होगी। तो उस इतिहास के आधार पर है जो उद्गम है अपना, उद्गम के आधार पर है जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत से न्यू के न्यू आए उड़े हैं। उनने जैसे जल कह दिया, सूर्य कह दिया, तो ये तत्सम शब्द है, संस्कृत से जो के त्यों आए हुए हैं। उग्रसेन जाखड़ जी 4 बता रहे हैं, वीरेंद्र रिया 4 बता रहे हैं, मुकेश कुमार जी 4 बता रहे हैं। 5 प्रकार के अभी आपके सामने क्लियर हो गए बिल्कुल। उद्गम के आधार पर 5 प्रकार के शब्द के भेद होते हैं। तत्सम जो संस्कृत आए हैं, तद्भव जो संस्कृत बदल के आए हैं, और उसके बाद होता है हमारा जो विदेशी शब्द हैं, बाहर से आए हुए हैं, जैसे तौलिया है, साबुन है, चाय है, तो ये सारे क्या हो गए? विदेशी। एक होते हैं हमारे देशज, देसी भाषाओं से आए हुए हैं, जैसे लकड़ भग्गा है, या फिर अपना खनखनाहट है, गुनगुनाहट है, या मिमियाट है। जो जैसे हमारे कोई ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं वो सारे के सारे लगभग देशज होते हैं। जैसे हमारे देशज देसी बोलियों से आए हुए, विदेशज विदेशी भाषाओं से आए हुए, तत्सम संस्कृत से आए हुए, और तद्भव होता है संस्कृत से बदल के आए हुए। जैसे अग्नि से आग, हस्त से हाथ, सूर्य से सूरज, इसी तरह से अपने जो बदल के आए हुए हैं वो तद्भव हैं। और एक होता है शंकर शब्द, एक विदेशी भाषा का शब्द मिल जाए और एक हिंदी का, जैसे टिकट घर, टिकट जमा घर, रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी, एक शंकर शब्द कहते हैं उनको, एक विदेशी भाषा का और एक अपना हिंदी का शब्द मिला उसको शंकर शब्द है। ये भी इतिहास, उद्गम, स्रोत या अपने उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं 5 प्रकार के, यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर शब्द होते हैं। कई बार टेस्ट में आके खड़े हो जाए हैं, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से क्लियर करें सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है,
व्युत्पत्ति, वो शब्द था उत्पत्ति, यह है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। विद्यार्थी अगर रुचि ले तो कर्मानुसार सभी पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण आपको लाइव प्रसारण में भी मिलेगी और यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर भी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण या फिर आपने विकारी या विकारी शब्द हैं, तो सब आपको अच्छी तरह से सुनने देखने को मिलेंगे ऑडियो वीडियो रूप में। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, यानी कि उसके भेद बता रहे हैं शब्द के। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट वो अलग होता है और उसको पीछे छोड़ देंगे। अब हम उत्पत्ति इतिहास वाले को पीछे छोड़ देंगे, अब दूसरा रूप आ गया इसका, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। अब ये कहे अब इतिहास के आधार पर, जैसे हमारा लोहा कहाँ से निकला, अब उड़ीसा से या मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, वो तो इतिहास हो गया उसका, लेकिन उसकी बनावट कैसी है, घटिया है बढ़िया है लोहा, उसकी बनावट कैसी है, तो वो उस प्रकार का लोहा जैसे कहाँ मिलता है, तो वो रूप आ गया है शब्द का भी। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद बताइए। 3 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है गुरसैन जी ने। अरुण शर्मा लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। विजेंद्र दया, पीयूष ने सही उत्तर दिया है। अविनेश जी 4 नहीं होते, 3 होते हैं। वतन बनबोरी 3 होते हैं। रचना के आधार पर जो हमारे एक तो यौगिक शब्द होते हैं, एक रूढ़ शब्द होते हैं और एक योग रूढ़ होते हैं। तो रूढ़ शब्द जैसे मकान, रोटी, लड़का, पुस्तक, यानी कि इनको अगर हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो इसके कोई टुकड़े नहीं होंगे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये रूढ़ शब्द हो गए हमारे। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है बिल्कुल अगरसेन जाखड़ जी ने। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, बहुत बढ़िया। यौगिक शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे हिम जमा आल्य, हिमालय। और योग रूढ़ होते हैं 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ होता है उनका। जैसे 4 पाई लाइए, तो 4 पायों वाली तो कुर्सी भी, मेज भी, गाय भैंस बकरी भी होती है, लेकिन 4 पाई का मतलब 4 पायों वाली केवल खाट लाएंगे हम, तो वो क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया, क्योंकि एक विशेष अर्थ के लिए मशहूर है वो योग रूढ़। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है बिल्कुल। कई विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 3 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद 3 प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया सही जवाब दिया, जीनियस बने हैं, बधाई हो आपको। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आपने बताना है जो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताइए कितने होते हैं। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। पासीराम जी 3 बता रहे हैं। पासीराम जी उत्तर आ चुका है आपका, 3 बता रहे हैं, लेकिन और देखते हैं कौन सा सही जवाब देते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद सुनील राठी जी 2 बता रहे हैं। उग्रसेन जाखड़ जी 2 हैं बता रहे हैं भाई। देखते हैं और किस किस के जवाब सही आते हैं। आपके इस आईडी से जो बच्चे बैठे हैं उनके नाम जरूर लिख दें भाई, कहाँ से बोल रहे हैं साथी और कहाँ से लिख रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, तो स्थान का नाम भी जरूर लिख दें, तो और थोड़ा सोशल मीडिया से करीब आ जाएंगे। हम दिल से तो करीब हैं, सोशल मीडिया से 5000 फेसबुक फ्रेंड जुड़े हुए हैं और लाभ अन्वित होते हैं। कई बच्चे सार्थक और निरर्थक के रूप में ले रहे हैं, शायद आप सार्थक और निरर्थक बता रहे हैं। हाँ, ये रूप होते हैं शब्द के, लेकिन निरर्थक कोई भेद नहीं होता शब्द का। सार्थक शब्द वही होता है जो सार्थक कोई अर्थ दे, वही शब्द होता है जैसे। और देवेंद्र शर्मा जी, विजेंद्र दया जी 2 बता रहे हैं। अर्थ के आधार पर पुन्हाना से पासीराम जी, पासी स्वागत है भाई। पुन्हाना में 5 साल काटे हैं भाई जीवनलाल जी के मकान में, बहुत बढ़िया बिल्कुल। विजेंद्र दया भी साथ में जुड़े हुए हैं। बगीची वाले एक थाली में खाना खाया है विजेंद्र दया जी के साथ पुन्हाना में भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अर्थ के आधार पर आर्यन हबीबपुर से, अच्छा, बहुत बढ़िया। 5वीं क्लास का बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है, राजेश सोनी जी, अच्छा, हाँ समझ गए भाई, बहुत बढ़िया। सुखविंदर खोखा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्रुव खोखा यानी कि खोखा गांव से साथी हमारे साथ आ चुके हैं। लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। मोहित भारद्वाज जी 6 भेद बता रहे हैं भाई। जो अर्थ के आधार पर जो हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द। और जो हमारे एकार्थी, अनेकार्थी, जैसे अज कह दिया, अज का मतलब जैसे कई चीज निकलेंगे अज का, तो उसके कई अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थी
और गुरुदत्त शास्त्री जी प्रणाम, आदरणीय जी प्रणाम, आशीराम जी दो बता रहे हैं वो अर्थ सार्थक और निरर्थक नहीं होते। ये कई बार हमारे गलतफहमी हो जाती है, वह अर्थ शब्द आ गया उसमें तो सार्थक निरर्थक हो गया, नहीं, वो अर्थ निरर्थक कोई भेद होता ही नहीं है। वैसे लगा देते हैं तुकबंदी के लिए, चाय वाय लाइए, कुर्सी कर्सी उठा ले, तो मतलब ये कोई भेद नहीं होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताइए। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के शब्द आए हैं और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताइए। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, शेयर करने की कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक वतन भनभोरी अभी जुड़ा हुआ है विद्यार्थी, गुआंडी भाई का बच्चा, और बार बार फोन किया, 2-3 बार पूछा, सर आज लाइव नहीं आए, लाइव नहीं, इसलिए अचानक प्रोग्राम ऐसा बन गया। तो मतलब हिंदी व्याकरण के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, चलो। और हिंदी व्याकरण का क्रमानुसार अगर अध्ययन किया जाए प्यारे विद्यार्थियों तो 5-7 दिन की बात होती है ये। आप अपनी जो कमजोरी है, ये कह रहे हैं भाई अपने जो ज्ञान की कमजोरी है उसको क्यों दुश्मन बना के रखो। दुश्मन को जैसे इसी तरह कमजोर नहीं समझना चाहिए, रोग को कोई कमजोर नहीं समझना चाहिए। छोटा सा फोड़ा फुंसी हो गई, पता नहीं बड़ा होकर के वो क्या बीमारी बन जाए, तो इसलिए उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसी तरह जो अज्ञानता है हमारी, कहीं न कहीं कमजोरी है, उसको भी कमजोर किसी कारणवश अपने आप को हीन ना माने और उसको दूर करें उस कमजोरी को। उग्रसेन जाखड़ जी 2 बता रहे हैं, विजेंद्र दया जी हाँ, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 7-8 हुआ है 7-8 को नहीं होते भाई, उसके उपभेद हो जाए हुआ 8, 4 तो विकारी के भेद हो गए और 4 अविकारी के। विकारी का मतलब है परिवर्तन है, बदलाव आ जाए, जिसमें किसी संज्ञा के कारण, काल आदि के कारण या कर्ता आदि के कारण, कर्म आदि के कारण बदलाव आ गया तो विकारी, और बदलाव नहीं आवे तो अविकारी। और विकारी शब्द भी 4 डाल के हो गए, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। जो ये विकारी के उपभेद आ गए। उग्रसेन जाखड़ जी बहुत बढ़िया सही जवाब दिया, जीनियस बने हैं आप, बधाइयां हो इसके लिए आपने। पासीराम जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, विजेंद्र दया, पीयूष बहुत बढ़िया सही जवाब दिया है आपने, और उग्रसेन जी बहुत बढ़िया। विकारी और अविकारी होते हैं, विकारी भी 4 डाल के वहां से उपभेद हो गया, जो एक डाली मतलब डाली पैट जाकर है छोटी। इसी प्रकार से एक विकारी के 4 क्रिया, विशेषण, क्रिया जैसे संज्ञा और सर्वनाम, और उसके हो जाते हैं जैसे क्रिया विशेषण हो जाता है, संबंध बोधक है, विस्मादि बोधक है, तो ये सारे अपने 4 प्रकार के क्या है अविकारी हो जाते हैं। 4 और 4 वो 8 उपभेद हो जाते हैं हमारे, संबोधन वाचक है जैसे अपना। तो ये सारे जो हमारे 4 प्रकार के विकारी और 4 प्रकार के अविकारी। गुरुदत्त शास्त्री जी प्रणाम, प्रणाम भ्राताश्री प्रणाम। गुरुदत्त जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं साथी, हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी बच्चों से रूबरू हो रहे हैं। देखते हैं और कौन सा सही जवाब देता है। अगला प्रश्न हम केवल विकारी अविकारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। विकारी के उपभेद बताए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो इसमें आपने बताना है संज्ञा, जिसका कोई वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, उसको संज्ञा बोलिया करें से। और मेरा नाम हरिकेश है तो मैं, मेरी संज्ञा हरिकेश होगी, यानी कि नाम का मतलब संज्ञा है। जो जल का मतलब पानी है, या फिर जैसे आंगन, या जैसे हमारा एक उदाहरण लेते हैं हमें, जैसे अंबर ले लें, आसमान, आकाश, ये ले लिया हमने, तो एक ही बात है। उसी प्रकार से मेरी संज्ञा हरिकेश है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये बताना है बस आपने। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा अगर हम लगातार निरंतर 1 सप्ताह का अभ्यास करें, किसी जैसे अपने सर जी जुड़े हुए हैं, गुरुदत्त जी हैं, आपके पड़ोस में कोई बच्चे हों गुरुदत्त जी, या अगर किसी शास्त्रीय भाई से या किसी अच्छे विद्वान से अगर लाभान्वित होना चाहें, आप 1 सप्ताह के अंदर हिंदी व्याकरण की कमजोरी दूर कर सकते हैं, और ये कमजोरी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, ये पक्की बात है अगर आप रुचि लेंगे। भाई हिंदी व्याकरण की कमजोरी हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी विरासत है, ये धरोहर है हमारी, और हम ही कमज़ोर रहेंगे तो विदेशी कैसे सीखेंगे इसको फिर। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, कहीं से भी ज्ञान ले लो। संज्ञा के कितने भेद होते हैं वो बताना है आपने। 5 भेद बता रहे हैं पासीराम जी, मोहित भारद्वाज जी 5 भेद बता रहे हैं, और देखते हैं कौन सा। 3 भेद बता रहे हैं उग्रसेन जाखड़ जी। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, और उपभेद भी मिल जाए तो 5 भेद हो जाते हैं। भाई समझ ले थोड़ा सभी विद्यार्थी। जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे
व्यक्तिवाचक और जैसे ये संज्ञा होती है किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, जैसे जातिवाचक होती है जिसमें पूरी जाति का बोध आ जाए, जैसे पेड़ है एक जाति हो गई, वो जाति नहीं है जाट ब्राह्मण बढ़िया ऐसे मतलब आपने विशेष जातियां बना दी हैं जो मनुष्य ने, ये मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान के लिए बना दी है ये तो एक तरह से समाज ने। और वो जातियाँ होती हैं उसका एक विशेष नस्ल, जैसे एक पेड़ एक वो हो गया जाति हो गई, नदी एक जाति हो गई, पहाड़ एक जाति हो गई, तो मतलब जातिवाचक संज्ञा हो गई है जैसे पूरी जाति का बोध कराए। और जातिवाचक में भी दो भेद हो जाते हैं, फिर द्रव्यवाचक है और जैसे अपना समूहवाचक है, और अपना एक भाववाचक होती है मन में जो महसूस करी जा सकती है, देखी नहीं जा सकती, जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, या जैसे हमारा जो सौंदर्य है, या चढ़ाई पढ़ाई लिखाई, इस तरह से हमारा जो एक भाव अर्थ भाव यानी कि एक विचार मन में पैदा हो लेकिन जिसका कोई सामने ना देखा जा सके, महसूस ही किया जा सकता है, तो वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो मुख्य 3 भेद हैं। सही उत्तर दिया है बिल्कुल गुरसेन जी, और मोहित भारद्वाज आपका भी उत्तर सही माना जा सकता है। उपभेद सहित 5 भेद हो हैं। जातिवाचक के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और जो अपना समूहवाचक है, जैसे भीड़ है, सेना है, कक्षा है, तो ये सारे हमारे जातिवाचक में आ जाएंगे और उसका समूहवाचक रूप आ जाएगा। और एक द्रव्यवाचक है जिसमें जितने अनाज हैं, दालें, या फिर हमारे जो द्रव्यवाचक पदार्थ हैं, लासी, दूध, चेड़ू, घी, मक्खन, मलाई, जो भी है, पेट्रोल, डीजल, पानी, जो ये सारे के सारे अपने किस में आ जाते हैं, द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। और जितनी धातुएं हमारी सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लकड़ी वगैरह, ये सारे हमारी द्रव्यवाचक में आ जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग हुआ है वो सर्वनाम हुआ है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये और आपने बताना है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। सर्वनाम के भेद बताइए, जीनियस कहलाइए। लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और थोड़ी सी चर्चा है, भविष्य में भी इसी तरह से 2 या 3 लाइव प्रसारण में आपको पूरे हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा होगी। छंद, अलंकार है, या समास है, संधियां हैं, या भविष्य में कोई किसी प्रकार का जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, या फिर आपने शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वाक्य के प्रकार, वाक्य के भेद, वाक्य के तत्व, सभी प्रकार के चर्चा होगी। राजेश सोनी जी 5 प्रकार के बता रहे हैं। देखते हैं भाई सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 5 भेद बता रहे हैं और देखते हैं कौन सा सही जवाब देता है। आज जी की प्रश्नोत्तरी की बजाय केवल हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी और अचानक सलाह बनी एकदम, इसलिए लाइव प्रसारण थोड़ा सा आपको पता नहीं चल पाया होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा शेयर का जोटा जरूर मार दियो भाई। 1500 विद्यार्थी अगर व्यू हो जाते हैं तो लाभान्वित होते हैं, तो देखो कहीं कहीं उनको फायदा मिलेगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 भेद होते हैं। तो अभी लग जवाब नहीं आया था, कोई बात नहीं, बता देते हैं। पुरुषवाचक मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, 3 प्रकार का हो गया। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक हो गया, जिसको प्रथम पुरुषवाचक भी बोलते हैं संस्कृत में। इसी तरह से निजवाचक भी 3 रूपों में होता है। वह अपने आप काम करता है, मैं अपने आप काम करता हूँ, तुम अपने आप काम कर लो, तो अपने आप शब्द है, निजवाचक सर्वनाम आ गया। संबंधवाचक में जो और सो, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा सो काटेगा, इस तरह से जो सो जैसा वैसा जोड़े के रूप में आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसी तरह से हमारा जो प्रश्नवाचक है, बाहर कौन आया है, संज्ञा की जगह पर कौन है, आने वाले का पता नहीं कौन है लेकिन प्रश्न पूछ रखा है। जैसे बाहर कोई आया है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिर गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक में यह और वह है। मैंने पूछ लिया यह पेंसिल किसकी है, आपने जवाब दिया यह मेरी है, तो यह शब्द क्या है, ये सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगला प्रश्न, हाँ 6 भेद होते हैं। पासीराम जी, विजेंद्र दया जी सही जवाब दिया है बिल्कुल आपने। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं, कौन सा सही जवाब देगा। विशेषण के भेद कितने होते हैं, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कई बार टेस्ट में आके खड़े हो जाए भाई। विशेषण के भेद बताइए, विशेषण कितने प्रकार का होता है। ये थोड़ा सा हिंदी व्याकरण की अच्छी तरह से अध्ययन कर लें सभी बच्चे जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, या बाद में कोई प्रश्नोत्तरी देखना चाहें तो मतलब वो लाइव प्रसारण के बाद
कोई भी देखता है विद्यार्थी यूट्यूब पे देखता है तो अभ्यास जरूर कर लें। विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं, बहुत बढ़िया। 4 मुख्य भेद हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण है अपना, स्थानवाचक है या फिर अपना परिमाणवाचक है, जैसे संख्यावाचक है। तो अपने 4 प्रकार के मुख्य रूप से विशेषण के भेद होते हैं। संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, विशेषण आ गया, क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं ये बताना है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं, मुख्य भेद बताना है। क्रिया के मुख्य भेद बताइए, जीनियस कहलाइए। उग्रसेन जाखड़ जी 8 बता रहे हैं विशेषण के। क्रिया के भेद बताना है। राजेश सोनी जी 4 सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। और क्रिया के भेद मुख्य रूप से 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती हैं। वैसे तो आगे जाकर के इसके भी थोड़े से उपभेद हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो शब्द, ये चर्चा हम शब्दों की कर रहे हैं। जैसे हम धीरे धीरे लिखते हैं, वह आहिस्ता आहिस्ता जाता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता शब्द है। या और जैसे ये विकारी है, क्या विकारी स्त्रियां का आ सकता है, या क्रिया विशेषण है, क्या है ये आ सकता है। इस तरह के आपको किसी भी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, सकर्मक और अकर्मक। बहुत बढ़िया राजेश सोनी जी, सही जवाब दिया है बिल्कुल आपने। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आपने बताना है जो वाक्य के कितने तत्व होते हैं। वाक्य के तत्व बताइए। अभी आया हुआ था, जो ग्राम सचिव का पेपर था उसमें आया हुआ था, और कई बच्चों ने गलती कर दी, कई विद्यार्थियों ने। वाक्य के तत्व कितने होते हैं, वाक्य में कितने प्रकार के तत्व होते हैं, तत्व कितने होते हैं वाक्य के। वाक्य के भेद अगर पूछा जाए तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है, क्रिया होती है, और संयुक्त वाक्य में 2 कर्ता क्रियाएं हो सकते हैं, और जैसे मिश्रित वाक्य है उसमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, गौण और मुख्य वाक्य होते हैं उसमें। हाँ, कर्मक सकर्मक सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने जी। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वाक्य के तत्व बताइए कितने होते हैं। वाक्य के तत्व, वाक्य के 2 तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के एक तरह से यानी कि जो उद्देश्य होता है अपना वो कर्ता या कर्ता का विस्तार, और विधेय होता है हमारा वो कर्म और अन्य चीजें क्रिया वगैरह आ जाती है, यानी कि विस्तार आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जैसे हमारे विपरीतार्थी शब्द हैं, तो आपने उसमें से एक बताना है वैसे जो किसी और ने लिखी है। हमारे जीवन के बारे में कोई और लिखे, वो सारी की सारी जीवनी, जैसे जीवनी होती है, आत्मकथा होती है, बस ये बताना आपने जो किसी और के द्वारा लिखी गई है। हमारी जीवन के बारे में कोई अगर और कोई लिखे तो उसको जीवनी बोलेंगे कि आत्मकथा बोलेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जैसे ये उत्तर दे सकते हैं यहाँ पे। किसी अन्य के द्वारा हमारे जीवन के बारे में लिखी गई बातें क्या कहलाती हैं, जीवनी कहलाती हैं, आत्मकथा कहलाती हैं। 2 में से एक है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। हाँ, वाक्य के 2 तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बहुत बढ़िया उत्तर दिया बिल्कुल विजेंद्र दिया जी, उग्रसेन जी। दूसरे के द्वारा लिखी गई अपने जीवन की बातें वो क्या कहलाती हैं, जीवनी कहलाती हैं, आत्मकथा कहलाती हैं। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। अभी तक जवाब नहीं आया है, तो ये जीवनी कहलाता है। और खुद के बारे में ही अपने जीवनी, अपने खुद के अनुभव लिखना, अपने जिंदगी के बारे में अपना सारा का सारा विस्तार से बातें लिखना, वो आत्मकथा कहलाती है। ये होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे भाई वर्ष में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाला, इस तरह से हजारों की संख्या में आपको इस तरह के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिल जाएंगे, जीवनी कहलाता है। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह का मतलब आपने हिंदी व्याकरण का जैसे छंद है, अलंकार है, या समास है, या संधि है, या और अन्य चीजें आपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित रूप क्वेश्चन आंसर देखने हैं, या फिर आपने ज्ञान बढ़ाना है, टेस्ट की तैयारी करनी है, तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल हरिकेश काकड़ों पर। आपको इस तरह की व्याकरण के बारे में या फिर इस तरह के जैसे गहन अध्ययन के बारे में हर एक पोस्ट मिलेगी साथियों। जैसे अपना पहली से लेकर के 5वीं का सारा सिलेबस है, टेस्ट की तैयारी है,
बेसिक सी बातें हैं, हिंदी व्याकरण की है, गणित की है, इतिहास भूगोल नगरीय शास्त्र की है। 2 से 30 पहाड़े हैं, 1000 वर्ग फॉर्म है, हजारों वर्ड मीनिंग इंग्लिश में है। और बच्चे के एक आधारभूत ज्ञान के लिए आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर। और गुरसेन जाखड़ जी सही जवाब दिया है, राजेश सोनी जी सही जवाब आ चुका है, विजेंद्र दिया जी। दूसरा, अगर हमारे बारे में लिखता है कोई चीज़ तो वो जीवनी कहलाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा इतिहास से भी आ जाते हैं, हिंदी के बारे में बातें। जैसे हमारा जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, हिंदी का मतलब कहाँ से लिया गया है ये हिंदी शब्द, किस भाषा का शब्द है हिंदी। अपना खुद का ही शब्द हिंदी का कोई नहीं, वो हिंदी शब्द है, ये कहीं और भाषा से आया हुआ है, वो बताना है आपने किस भाषा का शब्द है हिंदी। ये टेस्ट में आया हुआ है जेबीटी में एक बार, और भी कई टेस्ट में आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी शब्द किस भाषा से आया हुआ है। राजीव शर्मा जी हमारे साथ लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। हिंदी का थोड़ा इतिहास का, साहित्य का पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, अपन किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है तो। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, देखते हैं कौन सा अभी जवाब नहीं आया भाई। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, देखते हैं, इंतजार किया जा रहा है। हिंदी शब्द स्वयं हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है भाई। तो खुद हिंदी ही अपना मतलब नाम ही नहीं है उसका हिंदी का, तो देख लो क्या हालात होगी। हालांकि मिश्रित भाषा, वैज्ञानिक भाषा है और अच्छी तरक्की कर रही है, विश्व में बहुत एक व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है हिंदी का, लेकिन इसका नाम फारसी भाषा ने दिया हुआ है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हिंदी के पितामह कौन कहलाते हैं, हिंदी के जागरण पिता या फिर आधुनिक हिंदी के जागरूक पिता कौन कहलाते हैं। अनिल शर्मा अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण में, स्वागत है जी आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, हिंदी के पिता कौन कहलाते हैं, हिंदी का यानी कि जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहते हैं। आधुनिक हिंदी यानी कि गद्य के रूप में जब से शुरुआत हुई है तभी से आधुनिक हिंदी मानी जा सकती है, 18वीं 19वीं शताब्दी में। तो हिंदी के गद्य के पिता कौन कहलाते हैं, ये सही उत्तर प्रश्न है आपका, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। हिंदी में गद्य के पिता, हिंदी गद्य की जब से शुरुआत हुई थी, थोड़ी सी छोटी सी उम्र थी उन्होंने और बहुत तहलका मचा दिया था, अंग्रेजी शासन था, बहुत सी चीज़ें रचनाएं रची और उन्होंने हिंदी गद्यांश को, हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया था। निज भाषा उन्नति है, ये भी आपने सुना होगा। जयशंकर प्रसाद जी तो नहीं हैं जी, जयशंकर प्रसाद जी नहीं हैं। और देखते हैं हिंदी गद्य के पिता, संस्कृत तो उसकी ठीक है, संस्कृत हिंदी की माँ कहलाती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी गुड, राजेश सोनी जी सही जवाब दिया है बिल्कुल आपने, भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजेंद्र दिया सही जवाब आ चुका है बिल्कुल, हिंदी गद्य के पिता कहलाते हैं। हिंदी जागरण नवजागरण काल के, हिंदी नवजागरण काल के पिता भी कहा जाता है इनको। और 1850 से 1885 तक इनका जो लेखन रहा, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में जो हमारी एक 1800 शताब्दी की क्रांति हुई थी, उसके बाद का जो विकास रहा हिंदी साहित्य का, उनका विशेष योगदान है। हिंदी का जो पहला राष्ट्र कवि कहलाता है अपना, वो कौन है, ये बताना है आपने। हिंदी का राष्ट्रपति राष्ट्र कवि कौन कहलाता है। हिंदी में पहले हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं, देश जब आज़ाद हुआ है प्यारे बच्चों, तो उस टाइम पे उन्होंने देशभक्ति की बहुत सी रचनाएं रची। हिंदी के पहले राष्ट्र कवि कौन कहलाते हैं, देखते हैं कौन सही जवाब देगा। हिंदी साहित्य अलग बात है, हिंदी व्याकरण अलग बात है, लेकिन हम केवल हिंदी के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं, तो किसी और प्रश्न को शामिल नहीं कर रहे हैं। हम केवल हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी के पहले राष्ट्र कवि कौन कहलाते हैं, हमारे राष्ट्र कवि की उपाधि किसको मिली, अभी तक जवाब नहीं आया है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह जी तो नहीं है जी, मैथिली शरण गुप्त हैं हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं। और इन्होंने बहुत से अच्छे मतलब रचनाएं रची, देश को जागरूक किया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो आंदोलन चले थे, एक लहर चली थी, क्रांति उठी थी अंग्रेजों के खिलाफ बाहर निकालने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा अपने रचनाओं से, लेखनी से देश को जागरूक किया था।
बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं इसका भी जवाब कौन देगा। आपने बताना है जो हिंदी साहित्य है हमारा, उसके मुख्य रूप से कितने भाग किए जाते हैं। मुख्य रूप से कितने भाग किए जाते हैं, ये भी आकर के खड़े हो जाता है कई बार। मुख्य रूप से भाग बताइए, कितने भाग हैं हिंदी साहित्य के। हाँ, मैथिली शरण गुप्त, बहुत बढ़िया है, सही उत्तर दिया पीयूष ने। पिछले प्रश्न का राष्ट्रकवि है ये। और हिंदी साहित्य के कितने भाग किए जाते हैं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं हमें, हिंदी साहित्य का इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये बताना है आपने। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में बांटा जा सकता है। अनिल प्रजापति जी राखी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भैया आपका। जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है और जीके में भी केवल हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, विद्यार्थियों से बैठे थे। तो हाँ, रामधारी सिंह दिनकर तो नहीं है जी, ये नहीं है दिनकर जी। मैथिली शरण गुप्त जी हमारे पहले राष्ट्रकवि हुए हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, ये बताना है आपने। 3 भागों में बांटा जाता है, आदिकाल और मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल के 2 उपभाग हो जाते हैं, जैसे भक्ति काल है और रीतिकाल है। मध्यकाल के 2 उपभाग हैं ये, भक्ति काल और रीतिकाल। और शुरुआत का समय है आदिकाल, और आजकल चल रहा है जो ये 18वीं 19वीं शताब्दी में भारतेंदु काल से लेकर के ये होता है हमारा आधुनिक काल है ये। तो हिंदी साहित्य इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे आपने किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है, तो केवल अब की बार जैसे ग्राम सचिव वाले पछता रहे थे, हिंदी व्याकरण की पूरी तैयारी थी, लेकिन साहित्य आके खड़ा हो गया, इतिहास आके खड़ा हो गया। तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को इतना प्रिपेयर करिए, अपने आप को इतना तैयार करो कि हर एक लेखक के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, या किस महत्वपूर्ण रचना ने क्या योगदान दिया, किस विषय में वो रचना किसने लिखी है, जैसे उपन्यास के रूप में है, कहानी के रूप में है, तो इस तरह से हमें समझ होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, ताकि किसी भी टेस्ट में इस तरह के प्रश्न आ जाए हैं तो उसका हम सामना करने के लिए तैयार रह सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वाभिमान के साथ हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए ललायित हों, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारी हिंदी व्याकरण है, उसके ऊपर पूरी पकड़ होगी तो ये हिंदी का गौरव और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और हिंदी भाषा हमारी चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी हमारे ही प्रयासों से। दक्षिण भारत में भी इससे थोड़ा लोगों को एलर्जी है। दूसरे देशों के लोगों से क्या आशा कर सकते हैं जब हम अपने भारत के लोग ही इससे नफरत करते हैं। तो इसलिए अपने मातृभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, इसके प्रति प्रेम उजागर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करिए। अपने फ़ोन की कीपैड वगैरह है या नाम है, तो ये सारा अपने मैं तो खुद हिंदी में प्रयोग करता हूँ। तो हिंदी भाषा हमारी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं कि अच्छी तरह से आप इसके ऊपर पकड़ बनाएंगे। उज्जवल भविष्य हो सभी विद्यार्थियों का। बहुत बहुत धन्यवाद।